प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर रोहतक आने की सुगबुगाहट जो है बहुत ज़ोरों से चली हुई है हरियाणा में। हालांकि ये उनका रोहतक में कोई पहला दौरा नहीं है, इससे पहले भी 3 बार पीएम मोदी रोहतक में जनसभाएं कर चुके हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं ना, तब से वो 2014 में आए, फिर एक बार चौधरी छोटूराम की 64 फुट जो ऊंची जो बनाई थी, स्टैचू बनाया था, उसके उद्घाटन में सांपला आए 2018 में शायद, फिर 2019 में आए। तो 3 बार जो मोदी साहब तो एज ए प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं। उससे पहले रोहतक से उनका कनेक्शन तो सबको पता ही है। नहीं, रोहतक में जैसे 1996 से लेके 2000 तक ये लगाओ कि 4 से 5 साल वो हरियाणा भाजपा के प्रभारी रहे हैं, तो लंबा समय उन्होंने रोहतक में ही बिताया है। और मोदी साहब की और खट्टर साहब की जो जोड़ी थी ना, उस समय दोनों की बड़ी कमाल जोड़ी थी। जब वो खट्टर साहब जो है संगठन मंत्री थे, इधर से मोदी साहब प्रभारी थे, और दोनों यही बता रहे हैं कि जो पुराना बीजेपी का दफ्तर है, मोदी साहब वहाँ रहते थे। जब मोदी जी झज्जर में आए लोकसभा चुनाव 2014 में, उन्होंने वहाँ पे एक जनसभा की थी, चुनावी रैली। तो रोहतक में जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और वहाँ के जो कुक है, खाना बनाने वाले दीपक, उनको स्पेशल बुलाया मोदी जी ने। बोले कि यार उसको बुला के लेके आओ, उसके हाथ की ना खिचड़ी बहुत खा रखी है हमने। तो 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन भी है, और हरियाणा जो भाजपा सरकार है वो रोहतक में एक बड़ा इवेंट करने जा रही है। स्टेट लेवल का विश्वकर्मा जयंती जो है वो मनाएंगी। तो उसमें एक पंथ दो काज वाली बात करने को भाजपा सोच रही है कि भाई मोदी जी का जो जन्मदिन पे जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, वो पखवाड़े के तहत उनका जन्मदिन भी रोहतक में मनाया जाए और विश्वकर्मा जयंती भी यहाँ पे मनाई जाए। एक साथ 2 इवेंट हो जाएंगे। तो ये जो सवरणकार है, जो कारीगर है, उनको एक बड़ा मैसेज भी जाएगा, क्योंकि अब ये देखिए कि बहुत जल्दी बिहार में जो है चुनाव भी होने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। खास मुद्दे में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोहतक कनेक्शन पर डिस्कस करेंगे कि मोदी जी का रोहतक से क्या नाता है। और 17 तारीख को ऐसा भी हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस दिन उनका 75वां जन्मदिन है, उस दिन वो रोहतक विश्वकर्मा जयंती पर सम्मिलित हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि मोदी साहब 17 तारीख को रोहतक आएंगे और इतिहास बनने वाला है। रोहतक में बीजेपी एक के बाद एक मीटिंगें कर रही है, लेकिन मीटिंगों का जो आधार है वो अभी तक सामने नहीं आया है कि वो क्या है, किस दिशा पे चल रही है। लेकिन मीटिंगें और रोहतक में जिस तरह से साज सज्जा हो रही है, रोड्स के साथ में जो फुटपाथ बने हुए हैं वहाँ पे रंग रोगन किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि रोहतक में मोदी जी का आगमन 17 सितंबर को होने वाला है। ओपी जी, आज 5 सितंबर को रोहतक के स्टेट कार्यालय में, जो राजीव गांधी स्टेडियम के सामने है, सन सिटी के अंदर, मंगल कमल, वहाँ पर हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बडोली और प्रदेश के तमाम सीनियर नेता एक मीटिंग कर रहे हैं। और ये मीटिंग 17 तारीख को जो विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी ना रोहतक में, उसको लेकर के है कि मोदी साहब अगर उस दिन आते हैं तो उसकी रूपरेखा क्या, प्रारूप हो गया क्या, उससे जुड़ी हुई बातें होंगी। आज वो मीटिंग चल रही है और पिछले काफ़ी दिनों से सुगबुगाहट है, क्योंकि बरसात के अंदर भी डेंटिंग पेंटिंग का काम में, बरसात हो रही है और वहाँ पेंट कर रहे हैं, कहीं कुछ ठीक कर रहे हैं, कहीं रोड रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है रोहतक में। देखो, बीजेपी की आज ये जो बताई ना 5 सितंबर को, ये पहली मीटिंग नहीं है संगठन की। इससे पहले भी 2-3 मीटिंगें हो चुकी है, और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बडोली, वो लगातार रोहतक में आ रहे हैं, लगातार
मीटिंगें ले रहे हैं। कभी भाजपा का जो युवा मोर्चा की पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, फिर महिला मोर्चा का से डिस्कस हुआ, और आज सतीश पूनिया जी जो प्रभारी है वो मीटिंग ले रहे हैं। तो ये जो लगातार रोहतक पे फोकस है, ये कोई बड़े इवेंट की तैयारियां जो है वो मानी जा रही है। वैसे देखिए, बिहार में 2 या 3 महीने बाद चुनाव है, असेंबली का चुनाव है, और बहुत बड़ा फैक्टर जो है वहाँ पर यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 17 तारीख को, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 1950 में पैदा हुए थे, 75 साल के हो जाएंगे, और यहाँ पर स्टेट लेवल की जो विश्वकर्मा जयंती, ज़्यादातर उसमें ओबीसी समाज के जो आर्टिसंस होते हैं, कारीगर होते हैं, स्वरणकार होते हैं। तो लेबर डिपार्टमेंट के लिए बजट आया है 90 लाख का। ऐसा बताया जा रहा है, अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे सूत्र बताते हैं कि 90 लाख रुपए इस इवेंट को लेके पास हुए हैं। नहीं, देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो रिकॉर्ड में कभी नहीं आती, जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन 90 लाख रुपए लेबर डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी है कि आप इसको भव्य तरीके से आप इसको मनाएं। और मुझे लगता है कि जितने भी जोर बीजेपी, हरियाणा बीजेपी ने लगाया हुआ है, उससे लग रहा है कि ये जो ओबीसी समाज को, ओबीसी को साधने के लिए जो ये मैसेज है ना, ये काफ़ी बड़ा है। और ऐसा हो सकता है, लाइकली है, वेरी लाइकली, कि मोदी साहब यहाँ आ सकते हैं उस रैली के अंदर, और शायद यहाँ से मैसेज जो है वो बिहार तक भी जाएगा। देखो, ये जो विश्वकर्मा जयंती समारोह जो मनाया जाएगा 17 सितंबर को, उसकी जो बागडोर है ना, उसका एक नेतृत्व जो दिया गया है, उसकी कमान जो दी गई है, वो ओबीसी नेता रामचंद्र जांगड़ा को दी गई है। चर्चित और विवादास्पद, क्योंकि वो राज्यसभा के भी मेंबर है, और लंबे समय से संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी जो उनकी स्टेटमेंट है ना, वो एकदम से इतनी विवादित स्टेटमेंट दी है उन्होंने कि वो चर्चा का विषय है। कई जगह पे तो कई बार तो उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी है। 2020, अगर मैं सही से मुझे याद है, 20 अप्रैल 2020 को उनको ये जिम्मेदारी मिली थी राज्यसभा, और अनअपोज्ड था हरियाणा बीजेपी की तरफ से, राज्यसभा वो गए, और तब से लगातार किसी न किसी बात पर बड़े कंट्रोवर्शियल। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, रामचंद्र जांगड़ा एक ऐसी शख्सियत हैं जो मोदी शाह की जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है ना, उसके थिंक टैंक है। सिर्फ हरियाणा में नहीं, दिल्ली के कॉरिडोर्स में ओबीसी समाज को लेकर के जब जब चिंतन होता है, तब तब रामचंद्र जांगड़ा, जो शायद हमारे यहाँ के लोग उनको कंट्रोवर्शियल मानते हैं, उनके बयान को बड़े विवादों में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ही इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन और की फेसेस में से है रामचंद्र जांगड़ा। तभी तो देखो, जब मोदी जी का या अमित शाह जी का उन पे आशीर्वाद है, हाथ है, तभी तो वो इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के बावजूद भी उन पे कभी कोई पार्टी लाइन से या किसी की तरफ से कोई उन पे एक्शन नहीं लिया गया, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। कभी उनके बयान को लेके उन पे दबाव नहीं बनाया गया कि आप ये स्टेटमेंट जो दी थी उसका आप खंडन कीजिए। ऐसा कभी हाईकमान की तरफ से नहीं आया। और मैं आपको बताऊं, रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा एमपी ना सिर्फ हरियाणा में, पूरे देश में भ्रमण करते हैं। खास करके बिहार वाली बेल्ट है, वो जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, उसमें बहुत एक्टिव हैं। जितने भी ओबीसी समाज से जुड़े हुए प्रोग्राम है, हिंदी का प्रचार प्रसार है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ना, नेशनल लेवल पर भी रामचंद्र जांगड़ा जी के हाथ। और रामचंद्र जांगड़ा जी के साथ आप देखोगे, एक उनके बहुत ही मजबूत हाथ जो है, राइट हैंड के तौर पे हम बात करें तो रमेश बोहर, अब उनको एक ऐसा मजबूत युवा चेहरा मिल गया है कि जो उनके साथ रहता है। तो दोनों कंट्रोवर्शियल हो गए। रमेश बोहर, जिसको रमेश लोहार के नाम से भी जानते हैं, रमेश बोहर, अब वो राजनीति में आ गए तो रमेश बोहर भी जो है वो भी ओबीसी की राजनीति करते हैं, और
रामचंद्र जांगड़ा को अपना एक तरीके से गुरु मानते हैं। एक दिन जब हमने उनका पॉडकास्ट किया रमेश बोर का यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि जो नॉलेज रामचंद्र जांगड़ा को है, इतना हरियाणा के इन्हीं देश के भी बहुत चुनिंदा पॉलिटिशियन को इतनी डीप नॉलेज उनका तो अपने मेंटोर के बारे में यही कहना बनता है कि जितना रामचंद्र जांगड़ा जी को नॉलेज है उतना शायद ही किसी को। लेकिन एक बात तो है, बुद्धिजीवी तो हैं, लेकिन उनकी बुद्धि कई बार जो है वो ओवर हो जाती है। बुद्धि जो है ना कई बार ट्रैक से थोड़ा ना सामाजिक, देखो कुछ भी कहो, जो भी वो बात कहते हैं कहीं ना कहीं सच्चाई तो देखो उसमें होती है। ठीक है, देखो एक होती है पॉलिटिकल आदमी इस तरह की बातें नहीं कह सकता तो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होती, लेकिन सच्चाई तो देखो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में थोड़ी या ज़्यादा सच्चाई तो होती है। लेकिन एक पॉलिटिशियन हो जब आप होते हो तो आप एक बड़े सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो उस समय लोगों की भावनाओं को आप आहत नहीं कर सकते, कम से कम आप पब्लिकली वो चीज़ नहीं बोल सकते। तो शायद ये भी एक उनका विवादास्पद रहने का एक कारण है। लेकिन हम अब दोबारा से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। 2014 में वो पहली बार आए। देखो पहली बार एज ए प्रधानमंत्री बनने के बाद रोहतक में पहला उनका आगमन था 2014 में। विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग के लिए आए थे और इसके बाद 2018 में आए, जब सापला में दीनबंधु सर छोटू राम की 64 फुट की जो प्रतिमा का अनावरण किया, उनके नाती ने, ये जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा, उस टाइम पे केंद्र में मंत्री थे भाजपा में ही, और उनके निमंत्रण पे ही मोदी जी सापला में आए थे रोहतक में। और आपने देखा होगा वहाँ पे एक बहुत बड़ी जनसभा की मूर्ति अनावरण के बाद, और वहाँ से काफ़ी मैसेज भी दिए, रोहतक के बारे में भी उन्होंने बताया। और फिर एक साल के बाद विधानसभा चुनाव में फिर आए, विजय संकल्प रैली को, लोकसभा चुनाव में 2019 में फिर आए, विजय संकल्प रैली में आए। और यहाँ से आप ये देखिए उनका रोहतक में आगमन 2019 में कितने मायने रखता है। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट से भी आप देख सकते हैं उसका इम्पैक्ट मोदी जी का। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो यहाँ से लगातार मतलब चुनाव जीतते आ रहे थे, 2005 के बाद लगातार जीत रहे थे, 2005, 2019, 2014। मोदी जी जब 2014 में उनकी लहर थी तब भी दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से सांसद बने थे, और वो भी उस टाइम पे वैसे अवस्थ थे, मेडिकल में या बेड रेस्ट पे रहते हुए वो चुनाव जीते, बड़े मार्जिन से जीते थे। लेकिन 2019 में यहाँ पे मोदी जी आते हैं चुनाव कैंपेनिंग के लिए, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हारते हैं। यहाँ से डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है, जो पहली बार भाजपा की टिकट पे आए और भाजपा ने यहाँ पे कमल खिलाने का काम किया। तो मोदी साहब का आना सिर्फ एक विश्वकर्मा जयंती पर ओबीसी समाज को साधने का नहीं है। हरियाणा जो है ना 3 बार बीजेपी को सरकार बनवा चुका है, लोकसभा में भी 5 सीटें दे चुका है, और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है, दिल्ली को कुछ भी चाहिए, हरियाणा इज सो इम्पोर्टेंट। बीजेपी किसी भी कीमत पर हरियाणा को अपने काबू में रखना चाहती है, और 2027 में पंजाब के भी चुनाव है, तो दिल्ली के बाद हरियाणा और पंजाब, तो ये देखिए हरियाणा हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उस तरफ यूपी मान लीजिए, राजस्थान मान लीजिए, तो हरियाणा वैसे भी कोई भी बड़ी रैली करनी हो, मैन पावर हो गई, हरियाणा में गुड़गांव भी आता है, उसको भी कंट्रोल करना है। गुड़गांव में मिलेनियम सिटी है, फरीदाबाद कितना बड़ा सिटी है, तो रेवेन्यू के हिसाब से भी हरियाणा इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब अपनी कर्म भूमि पर, क्योंकि 96 से लेकर 2000 तक लगातार वो यहाँ पर एज ए प्रभारी उन्होंने सर्व किया है, और लगातार वो पुरानी बातें भी याद करते इससे पहले भी वो आए हैं। जब आप ये देखिए, जब राम मंदिर को लेके जो आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा निकाली थी पूरे देश में, तो वो रथ यात्रा जब निकाली तो भी उसकी जिम्मेदारी जो है वो नरेंद्र मोदी जी को ही सौंपी गई थी। आपने देखा होगा कि वो एक थैला टांग के, और जहाँ पे जैसे रथ यात्रा रुकनी थी, जैसे अगला जो स्टॉप होना था रथ यात्रा का, तो वो पहले ही वहाँ चले जाते थे, और वो पूरा उस रैली रथ यात्रा का उन्होंने काफ़ी संचालन जो है उन्हीं की देख रेख में हुआ, व्यवस्थाएं जो है वही संभालते थे।
तो अब जो वो रथ यात्रा वाला जो काम है वो रामचंद्र जांगड़ा जी के हिस्से आया है। ये जो ओबीसी समाज का सारा मंच सेट करना, पूरी तरह से सारी चीज़ें जो भी तैयार करना है, रामचंद्र जांगड़ा पूरे स्टेट के अंदर जा रहे हैं और सभी बड़े बड़े पार्टी के लीडर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको इस रैली को सफल बनाना है। हालांकि मोदी जी के बारे में अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन कोई नहीं है, ना उनकी वेबसाइट पे, ना पीएमओ की तरफ से, लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वें जन्मदिन के ऊपर रोहतक विश्वकर्मा जयंती पर आ सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। सत सिंह जी, बेशक आधिकारिक रूप से अभी घोषणा नहीं हुई है, यह कार्यक्रम शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन आप ये देखिए बारिश के अंदर ऊपर से बारिश हो रही है और लोहे की जो ग्रिल लगी हुई है उन पे पेंट का काम चलने लग रहा है। आप देखोगे दीवारें जो है, ये फुटपाथ है, वहाँ पे रंगाई पुताई का काम जो ना कंटिन्यूस चल रहा है। मतलब भीगते हुए कारीगर जो है वो काम करने लग रहे। ऐसी नहीं तो देखो, मोदी जी अगर यहाँ पे नहीं आने होते या उनका कार्यक्रम नहीं होता तो ऐसी क्या मतलब इमरजेंसी है कि जो बारिश रुकने का भी और अगर थोड़ा सा आप और अंदर जाओ तो एमडी यूनिवर्सिटी की दीवारों पर आप ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बड़ी बड़ी जो ना पेंटिंग हुई है, स्लोगन लिखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सिग्नल है कि रोहतक में हो सकता है। पीजीआईएमएस में भी आप देखोगे, पीजीआईएमएस हेल्थ यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी सौंदर्यकरण किया जा रहा है। एमडी यूनिवर्सिटी को आप देखोगे, वहाँ पे भी तैयारियाँ कुछ अंदर खाते चली हुई है और रोहतक शहर तो चमक ही जाएगा इस बहाने। जी, तो साथियों 17 तारीख को हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए और हो सकता है कि यहाँ से आकर वो कोई बड़ा मैसेज दें। 75 साल के मोदी साहब हो जाएंगे। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है और उस दिन रोहतक के लिए भी बड़ी बात होगी और ये भी देखना होगा वो यहाँ से क्या राजनीतिक संदेश देते हैं। और आप ये राय भी हमें दे कमेंट करके कि मोदी जी का रोहतक में अपना जन्मदिन मनाना, विश्वकर्मा जयंती समारोह में आना राजनीतिक रूप से क्या मायने रखता है। नमस्कार। नमस्कार।